उन्होंने लंबी चर्चा की। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष कर्नाटका के, पूर्व सांसद कर्नाटका से राज्यसभा लोकसभा के एवं आरएसएस के पूर्व प्रचारक आदरणीय श्री बसवराज जी पाटिल से भी कल एक लंबी बहस हुई। वो हमारे बीच में सामने मंच पे आसीन है, उनका भी हम लोग उस पूरे सत्र में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में एबीपी चैनल के नेशनल हेड, बेनेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और वर्तमान में बांग्लादेश मामलों में भारत सरकार के साथ और बीएसएफ के साथ में जो लंबे समय तक लगातार काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अभी आपको फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट में भी इस काम के लिए, ट्रेनिंग के लिए, बीएसएफ को ट्रेनिंग के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। ऐसे ING सेन साहब हमारे बीच है, उनका पुनः स्वागत है। हमारे बीच कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन सबका स्वागत है। हमारे पुराने साथी, हमारे मित्र आदरणीय श्री पुरुषोत्तम पाटिल जी हमारे बीच है, कीर्त सर है, मुखर्जी मैम है, चक्रवाणी सर है, मैम वनस्थली साइन, सबका स्वागत है। इधर हमारे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है। हमारे बीच से BSF के DG साहब, DG आदरणीय मीणा साहब भी बैठे हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। और इन सब के बीच एक जो विशेष शख्सियत हमारे बीच है, जो कि जिनका पूर्वोत्तर का एक लंबा अनुभव है, ऐसे मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले, वर्तमान में सिलचर असम विश्वविद्यालय में कुलपति के पद के दायित्व को निभा रहे आदरणीय श्री राजीव मोहन पंत साहब, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। मैं आदरणीय महामहिम जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये इस युवा संसद में तीसरा अवसर है जब आपका पदार्पण हुआ है। जब पहली बार आप आए थे तो आप माननीय विधानसभा अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के रूप में पधारे थे। जब दोबारा आप आए तो आप जम्मू कश्मीर के माननीय उप मुख्यमंत्री के रूप में पधारे, और आज हमारे लिए ये तीसरा अवसर आया है जब वो महामहिम लद्दाख के रूप में हमारे बीच में पधारे हैं। मन बड़ा आह्लादित है, बड़ा उत्साहित है, क्योंकि मेरा इनके साथ एक पारिवारिक स्नेह रहा है। कई बहुत सारे अवसर रहे हैं जब हम लोग इनके साथ में रहे, इनके सानिध्य में रहे, अकेले भी रहे, कुछ परेशानी में रहे, लेकिन हमेशा सीखने को मौका मिला। दिन में, रात में, जब भी कोई बात हुई, आपस में बातचीत, संवाद बड़े सहजता से हमारे बीच हुआ। आज भी इनकी बड़ी यात्रा जो है बड़ी जटिल रही। रात को बम्बई से भी फ्लाइट काफ़ी लेट हुई, काफ़ी मध्य रात्रि में पहुँचे, लेकिन आए आपके बीच में, क्योंकि आपके साथ संवाद, आपके साथ बातचीत करना और आप लोगों के बीच में आना उनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो आए। उनका हम लोग तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, लोकतंत्र दिवस की बात चल रही है। 2 दिन से हम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और आपके सवाल को जो तीखापन है वो सबको रास आ रहा है। आपका सवाल करना, आपका एग्रेसिव होना, आपका गुस्सा प्रकट करना, सब हमको अच्छा लग रहा है, और हम चाहते हैं कि आपका ये गुस्सा, आपके ये सवाल, ये ताउम्र बने रहे। हम यही दुआ करते हैं कि आपके सवाल ताउम्र ऐसे ही बने रहे, ये आपका एग्रेसिवनेस बना रहे। और साथ ही मैं महामहिम को बताना चाहता हूं कि इस गुस्से में, इस एग्रेसिवनेस में भी जो एक भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कार है, बड़ों का सम्मान, बड़ों के साथ किस तमीज, किस तहबीज, किस संस्कार से बात करना चाहिए, हमारा भारतीय युवा संसद का ये सत्र उसका एक आइडियल है, आदर्श है। हम कोशिश करेंगे, हम निवेदन भी करेंगे कि जब, हालांकि महामहिम का कार्यक्रम बड़ा औपचारिक होता है, लेकिन फिर भी हम उनसे आग्रह करेंगे, अगर वो आग्रह स्वीकार करेंगे तो सारा सत्र जब होगा तो हम लोग कुछ सवाल भी लेने की कोशिश करेंगे। अनुमति शायद हमको मिल पाएगी, हम कोशिश करेंगे, सहमति शायद मिल पाएगी तो हम लोग कुछ सवाल भी लेंगे। लेकिन हम लोग जो पिछले 1.5 दिन से हम लोग लगातार डिसिप्लिन का पालन कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन का हम लोग पालन करेंगे। पहले जो वो बोलेंगे उस वक्तव्य को सुनेंगे, सुनने के बाद में सवाल कर लेंगे। हमारे बीच में आदरणीय झड़पिया जी है। मैं शायद पिछले 5 साल से लगातार इनके पीछे पड़ा हूँ, और कुछ न कुछ बाधा ऐसे होती है कि प्रोग्राम बन नहीं पाता है। 2 साल से तो ये हो रहा है कि टिकट कंफर्म हो जाती है, टिकट हो जाती है, उसके बाद में कैंसिल होता है। लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि मैं आऊँगा। आप जब बोलेंगे, आपका जब संवाद होगा तो आपको समझ में आएगा कि राजनीतिज्ञ आइडियल क्या होता है, उसकी डेप्थ क्या होती है। आप इनसे लिथुआनिया के बारे में पूछिए, आप पोलैंड के बारे में पूछिए, आप रशिया के बारे में पूछिए, फ्रांस के बारे में पूछिए, कल क्या घटनाक्रम हुई है उसके लिए वो अपडेट है। भारतीय दर्शन में क्या है उसके लिए वो अपडेट है। पॉलिटिकल साइंस में क्या है उसके लिए अपडेट है। आप पूछिए उनसे ऋग्वेद के बारे में पूछिए, आप पूछिए रामायण के बारे में, आप उपनिषद के बारे में पूछिए। हर एक विषय पर उनका एक अध्ययन है, और अध्ययन के साथ जो प्रभावी प्रस्तुति है, आपको आनंद आएगा।
और ये संजोग है कि दो एक समान भाव के, समान विचार के प्रतिनिधि हमारे बीच में है, और दोनों का आपस में जब जुड़ाव होगा, संवेद होगा, तो जो एक झंकार आएगी, उससे हम लोग आह्लादित होंगे, आनंदित होंगे। हमारे बीच जो संजीव शर्मा साहब है, आप आयुर्वेद पर जो काम कर रहे हैं उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लोकतंत्र का ये असली जामा यही है कि हम जहां हैं, जिस कैपेसिटी में है, एक जागरूक नागरिक के रूप में रहे, अपने सवाल, अपने बातचीत के तरीकों को आगे करें। और लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण दायित्व यही है कि हम जो सवाल खड़ा करें, उस सवाल का उत्तर भी हमारे पास में होना चाहिए। हमको समाधान देना है, खाली सवाल खड़े नहीं करने हैं, हमको समाधान देना है कि मेरे पास ये विकल्प है। और हमारे युवा संसद की ये परंपरा रही है कि हम लोगों ने पॉलिसी निर्माण में भी सहयोग किया है, पॉलिसी के क्रियान्वयन में भी सहयोग किया है, और पॉलिसी के मेरिट और डीमेरिट्स दोनों पे ही अपना फीडबैक दिया है। मैं श्रेय ले नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन यही युवा संसद का एक प्रांगण था जहां पे एक जम्मू कश्मीर पे एक लंबी डिबेट हुई थी। पहली जो डिबेट हुई थी वो बीजेपी के महासचिव और तत्कालीन प्रभारी जम्मू कश्मीर श्री राम माधव जी के साथ हुई थी। जब उल्टा क्रम चला था, उल्टा क्रम ये चला था कि सामान्य हमारी परंपरा है कि नीचे से सवाल आते हैं, लेकिन उस दिन राम माधव जी एग्रेसिव मूड में थे, तो उन्होंने उल्टे सवाल दागे। और उस सवाल दागने के बाद मैं उनके पास बैठा था, मैं नोट कर रहा था कि 3 ये जो पेड़ दिएंगे, 3 पेड़ उन्होंने पूरा भरे थे। और जब अगस्त में जब 370 हटाने का जो प्रक्रम चला, तो हम समझ पा रहे थे कि जो स्टेप्स हमारे स्टूडेंट्स ने बताए थे, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, उस स्टेप्स के हिसाब से लगातार काम हुआ था। सेकंड, जब आप आए थे तो आपके साथ भी आपने भी पूछा था कि 370 का मुद्दा है, लेकिन इसका समाधान क्या है, आप बताइए। और उस दिन बड़ा अच्छा हुआ, भारतीय राजनीति में ऐसे अवसर बहुत कम होते हैं। जब आप डायस पे थे तो आपके साथ सीपीएम के तत्कालीन वरिष्ठ राजनेता वृंदा करात जी थे। वृंदा करात जी के साथ दो विचार, विभिन्न विचार, विरोधी विचारधारा के लोग साथ में थे, लेकिन दोनों ने उस दिन जो सवाल थे, जो प्रश्न थे, जो समस्या थी जम्मू कश्मीर की, उसका समाधान तलाशने का प्रयास किया। और उस दिन हमारे युवा संसद के साथियों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। मैं आप साथियों से निवेदन करूंगा कि आप उसी प्रकार अच्छे फीडबैक अपना देते रहिए, और बहुत अनुशासित ढंग से जैसे आपने पहले दिन का किया, आगे भी ये आदर्श, एक आइडियल आप हमको ये युवा संसद के रूप में देंगे। हम आप पे भी विश्वास करते हैं। हमारा अतिथियों से भी यही आग्रह रहेगा कि आप जो बात करें, जो संवाद करें। हमारे बच्चे बड़े इनोसेंट हैं, इनको राजनीति नहीं आती, इनको वो गहराई नहीं आती, ये वो भेदभाव नहीं जानते, ये अंतर नहीं जानते। इसलिए हमारे इस युवा संसद के साथी न किसी राजनीतिक दल का नाम लेते हैं, न किसी राजनेताओं का नाम लेते हैं, न किसी धर्म का नाम लेते हैं, न किसी जाति का नाम लेते हैं। ये खाली एक बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। बहुत बहुत धन्यवाद। मंतव्य यही है कि इस मंच से जब आप लौटें तो आपको इस बात का ज्ञान हो, नैतिकता, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कैसे एआई का इस्तेमाल किया जाए। तकनीक भले ही आप सीख सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस बात का ज्ञान, इस बात का इल्म आपको इस मंच के जरिए मिले। हमारे बीच महामहिम उपराज्यपाल महोदय मौजूद हैं, तमाम खास मेहमान झड़पिया जी मौजूद हैं, संजीव शर्मा जी मौजूद हैं। मैं आशुतोष जी से आग्रह करूंगा कि सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें इस मंच की ओर से। आशुतोष जी। महामहिम उपराज्यपाल महोदय लद्दाख कविंद्र गुप्ता जी, एक बार फिर से जोरदार तालियों। आग्रह रहेगा गोवर्धन भाई झड़पिया जी का, आप स्वागत करें। प्रोफेसर संजीव शर्मा जी के स्वागत के लिए आशुतोष जी से आग्रह करूंगा। आशुतोष जी से आग्रह करूंगा राजेश गोयल जी का सम्मान करें।
एक बार फिर सभी से जोरदार ताली। साथियों, ये वो मौका है जिसका आपने फिर 24 घंटे के लिए इंतज़ार किया। वो सवाल आपके होंगे, जिज्ञासाएं और बढ़ चुकी होंगी जब पहला दिन आप देखकर इस मंच से रूबरू होकर लौटे थे। वो सवाल अब किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उनका सिलसिला, साथ ही आपके ज्ञानकोश में और क्या क्या बातें हैं जो बढ़ेंगी, उन पर बात करेंगे। आशुतोष जी ने छोटा सा जिक्र किया, आयुर्वेद की बात की, जयपुर में किस तरह से इस पर काम हो रहा है, इसमें एआई का योगदान, और साथ ही जब गुड गवर्नेंस की बात की जा सकती है तो ये सारे तालमेल एक साथ कैसे होंगे, कैसे नजर आएंगे, इस पर बात होगी। मैं आदरणीय संजीव जी से आग्रह करूंगा, आप आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर विराजमान महामहिम उपराज्यपाल महोदय और उनके साथ सभी गणमान्य विद्वान जो मंच पर विराजमान हैं, मेरे समक्ष अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए सभी विद्वान और भारत के युवाओं, मैं पहले तो आशुतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप लोगों से रूबरू होने का अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा सीखने का ये मंच भी है जो मैं सीखूंगा। यहाँ बहुत सारी बातें कल से एआई पे हो रही हैं और आगे भी अभी चलेंगी और महामहिम जी को हमने सुनना है। लेकिन उससे पूर्व मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं एआई, रोल ऑफ एआई इन द गुड गवर्नेंस। अब एआई एक नया टूल पिछले कुछ वर्षों से हमारे समक्ष है और उसको लेकर के बहुत सारी संभावनाएं भी हैं और बहुत सारी आशंकाएं भी हैं। दोस्तों, अगर मानवता के इतिहास पे अगर हम दृष्टि डालें और उन्नति के इस पथ पर हम दृष्टि डालें तो गति, प्रगति और उन्नति, ये मानवता के इतिहास का एक बहुत बड़ा पहलू रहा है। उन्नति हमेशा होती रही है और जब जब कोई उन्नति हुई, जब जब कोई बड़ी क्रांति आई उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, तब तब आशंकाएं और प्रश्न खड़े किए गए कि अगर ये इस तरह से हो जाएगा तो आगे इसके कारण क्या क्या संकट आए। लेकिन आप इतिहास को फिर से देखेंगे तो हमें दिखता है कि मानवता ने और विशेष करके भारत ने उस उन्नति को, उस गति को, उस प्रगति को बहुत सहर्ष स्वीकार किया और किसी तरह का भी संकट या चैलेंजेस आने नहीं दिए। जब तक हम उस टूल का, जो भी नया टूल आता है आज के इस संदर्भ में एआई, जब तक हम उसका जुडिशियस यूज करते रहेंगे, उसका गुड यूज करेंगे, हम उसका मिसयूज नहीं करेंगे, डिसयूज नहीं करेंगे, ओवर यूज नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए साधन बनता है। और हमारे जो युवा हैं, ये देश युवाओं का देश है, आप हमारे भविष्य हो, तो जब भी कोई हमने नई चीज अपनानी है तो एक वाक्य है, आयुर्वेद का एक वाक्य है, विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यस्य षड्हि तस्य साध्यम न अतिवर्तते। These are the 6 tools which have been advocated by our ancient sages, that so long you are having these 6 tools, then you can do anything, you can achieve any success। और ये जो आपके tools हैं, AI है या आगे आज तो AI की हम बात कर रहे हैं, अभी AGI जो है वो आने वाला है, और जो थियोरेटिकली भी आ रहा है SAI यानी सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी थियोरेटिकल उस पे है, जो दैट विल ओवरकम द ह्यूमन इंटेलिजेंस। अभी तो हम
बिलो जो एआई है बिलो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अभी जो एजीआई आएगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच करेगा, कॉग्निटिव स्किल्स उसकी हमारे बराबर होंगी। लेकिन जो सुपर एआई आएगा वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऊपर हो जाए, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है? तो ये जो सिद्धांत है विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया, इनको हमें आत्मसात करना होगा और उनका जुडिशियस यूज हमें अपने उद्देश्य के लिए करना होगा। चाहे वो कोई भी विज्ञान हो, अभी आयुर्वेद की बात करें कि आयुर्वेद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल होगा। आयुर्वेद में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है और हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाटा क्रिएट मशीन लर्निंग कर रहे हैं और निश्चित रूप से आयुर्वेद के फर्दर प्रोग्रेशन और प्रोपेगेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य में प्रयोग होगा। तो हमें एआई को लेकर के आशंकित होने की जरूरत नहीं है, बस आवश्यकता है कि हम उसका जुडिशियस यूज करें, एथिकल यूज करें और बहुत ये एआई मानवता के लिए बहुत बड़ा संसाधन जो है वो बन सकता है। हाँ, इसके अगर गलत प्रयोग करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, अगर गलत प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। किसी तरह का कोई जॉब चैलेंज नहीं है, बल्कि जॉब में जो भी नौकरियां हैं उनमें इसमें गुणवत्ता का समाधान अंतर्धान उसमें गुणवत्ता का होगा। तो निश्चित रूप से एआई हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है और गुड गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस के जितने भी डोमेन्स हैं, जितने भी उसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसके लिए एआई सभी जगह यूज हो सकती है और वो हमें फैसिलिटेट करेगी, सुविधा देगी सब कुछ करने के लिए। तो मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूं यहां आमंत्रित करने के लिए, मौका देने के लिए। और अभी हमें महामहिम को सुनना है, इसलिए ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शर्मा साहब। 3 फलसफे, गति, प्रगति और उन्नति, एक साथ चलेंगे और उसके लिए काम करना होगा। सोचिए, लोकतंत्र और उसके साथ एआई चलेंगे तो भारत कैसा होगा, ये विजन कैसा होगा, इस पर भी बात होगी। जैसा आशुतोष जी ने बताया, मैं आग्रह करूंगा आप आदरणीय झड़पिया जी से कि आप पधारें और इस बात को आगे बढ़ाएं कि भारत कैसा होगा जब एआई साथ चलेगा। बहुत सालों के आशुतोष जी के निरंतर प्रयास के बाद अब सबके बीच में आना हुआ है। इस मंच पे उपस्थित भारत के मुकुटमणि, कश्मीर से आए हुए हमारे